हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के पार्ट 1 का और पार्ट 2 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 9 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिटेल में समझा है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 1 के पार्ट 2 को भी कवर कर लिया है। उसमें हमने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है अच्छे से। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो आप देख लें, फिर इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। द सिचुएशन इन फ्रांस continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. फ्रांस में आने वाले कुछ साल टेंशन से भरे थे, रेस्टलेसनेस की स्थिति थी। 1791 में फ्रांस का संविधान तैयार हो गया था और उस पे लुई 16 ने सिग्नेचर भी किया था, ये मानते हुए कि किंग की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगी, बट वो प्रशा के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस भी कर रहा था। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। Rulers of other neighboring countries who were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. फ्रांस के पड़ोसी देश के शासक भी फ्रांस की घटनाओं से परेशान थे, चिंतित थे। 1789 के समर के बाद फ्रांस में जो इवेंट्स हुए उससे फ्रांस के नेबरिंग रूलर्स घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें डर इस बात का था कि उनके देश में ऐसा ही कुछ ना हो जाए। इसलिए वे अपने ट्रूप्स फ्रांस में भेजने का प्लान बना रहे थे, ताकि फ्रांस के सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. इससे पहले कि फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज अपने ट्रूप्स भेज पाती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध
युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। Thousands of volunteers thronged among the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. फ्रांस में जितने प्रोविंसेस थे वहां से वॉलंटियर्स आके आर्मी ज्वाइन करने लगे। उन्होंने इस वॉर को इस नजर से देखा कि ये युद्ध यूरोप की जनता के विरुद्ध यूरोप के किंग्स एवं एरिस्टोक्रेट्स यानी कुलीनों के बीच है। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. उन्होंने रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित पैट्रियोटिक सॉन्ग मार्सिले गाया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the traditional anthem of France. ये गीत सबसे पहली बार मार्सिले नामक जगह के वॉलंटियर्स ने गाया था जब वे पेरिस के तरफ मार्च कर रहे थे। इसलिए इस गीत का नाम मार्सिले पड़ गया और ये गीत आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। द रिवॉल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। इस रिवॉल्यूशनरी वॉर से जनता को काफी लॉस का सामना करना पड़ा और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. इस वॉर में पुरुष जब मोर्चे पे युद्ध लड़ रहे थे तब महिलाएं ही अपना घर संभाल रही थी और रोजी रोटी कमा रही थी। यहीं से महिलाओं के बीच में एक अवेकनिंग आएगा कि वे भी किसी से कम नहीं हैं और उन्हें भी बराबर का हक मिलना चाहिए और आगे चल के वे भी रिवॉल्यूशन लाएंगी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को ऐसा लग रहा था कि इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीर तबके के लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसे 3 दिन के लेबरर के वेज के बराबर जो टैक्स पे कर पाएगा और उसकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर की होगी उसे ही एक्टिव सिटीजन माना जाएगा और उसे ही वोट देने का अधिकार होगा। फिर इलेक्टर और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट में आना पड़ेगा। ये सब हमने चैप्टर 1 के पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. लोग पॉलिटिकल क्लब्स में
जमा होने लगे और वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे और उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ये प्लान बनाते थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकोबियन क्लब। इस क्लब को इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब से मिला था। इनमें से जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। कॉन्वेंट, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। कॉन्वेंट का क्या मतलब होता है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। वुमेन टू, who had been active throughout this period, formed their own clubs. महिलाएं भी इस वॉर के पीरियड में एक्टिव रही थी, तो उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोबियन क्लब के जो मेंबर्स थे वे मोस्टली सोसाइटी के लेस प्रॉस्परस सेक्शंस को बिलोंग करते थे। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन सच एज shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long stripped trousers similar to those worn by dock workers. इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैकोबियन क्लब के एक बड़े ग्रुप ने डॉक वर्कर्स जैसे लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनना शुरू किया। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अलग दिखना चाहते थे, स्पेशली नोबल से जो नी ब्रीचेस पहनते थे। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। इट वॉज वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches. ये नी ब्रीचेस पहनने वाले नोबल्स के पावर की समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। मतलब अब सत्ता कुलीनों के हाथ में ना होकर जन सामान्य लोगों के हाथ में है। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. जैकोबियंस को सान कुलौत के नाम से जाना गया, जिसका मतलब था बिना नी ब्रीचेस वाले। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सान कुलौत men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. सान कुलौत पुरुष रेड कैप पहनते थे। रेड कलर लिबर्टी को सिंबलाइज करता था,
महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 100 गुलाब पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. 1792 के समर में शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड और हाई प्राइसेस ऑफ फूड के मुद्दों को लेकर जैकोबियंस ने पेरिस वासियों को लेकर एक विद्रोह करने का प्लान बना रहे थे। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के पैलेस पर हमला कर दिया और किंग के गार्ड को मार डाला और कई घंटों तक किंग को होस्टेज बना के रखा। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। लेटर द असेंबली voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. बाद में असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाला जाए। नए चुनाव हुए और अब 21 साल की उम्र से ज्यादा सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। नया असेंबली जो इलेक्ट हुआ था उसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 सितंबर 1792 को फ्रांस से मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hereditary monarchy. रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने चुना है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का चुनाव भी जनता करती है। रिपब्लिक गवर्नमेंट हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वो रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason. लुई 16 पर मुकदमा चला और कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में उसे मौत की सजा सुनाई। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। ट्रीजन, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। ट्रीजन यानी देशद्रोह का मतलब है अपने देश या सरकार को बिट्रे करना। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen, Marie Antoinette, met with the same fate shortly after. 21 जनवरी 1793 को प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड में
लुई 16 को पब्लिकली फांसी दी गई। बाद में रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हाल हुआ। 21 जनवरी 1793 को प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर, आतंक राज। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबस्पियर ने पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट अपनाया था। सन 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. उसने जिसे भी रिपब्लिक का दुश्मन माना, जैसे क्लर्जी, एक्स नोबल्स, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स, उसकी खुद के पार्टी के मेंबर्स जो उसके व्यूज से, उसके मेथड से सहमत नहीं थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाला गया और रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन सभी पर मुकदमा चलाया गया। If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. अगर कोर्ट उनको गिल्टी पाता था तो फिर उनको गिलोटिन की सजा दी जाती थी। देखिए, गिलोटिन में दो तरफ पोल्स होते थे और बीच में ब्लेड होता था और नीचे सर रखा जाता था और फिर इस ब्लेड से सर को काट दिया जाता था। गिलोटिन का नाम उसके इन्वेंटर डॉक्टर गिलोटिन पर पड़ा था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. रॉबस्पियर की सरकार ने वेजेस पर, प्राइसेस पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मीट और ब्रेड की रैशनिंग करवा दी गई, मतलब एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ही खरीदा जा सकता था। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. किसानों को मजबूर किया गया कि वे अपने अनाज लेकर शहर में जाए और सरकार ने जो अनाजों के प्राइस फिक्स किए हैं उसी पे बेचें। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain de egalite equality bread, a loaf made of whole wheat. एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों को इक्वलिटी ब्रेड खाने के लिए बोला गया जो होल व्हीट से बनता था। अपेक्षाकृत
महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। Equality was also sought to be practiced through forms of speeches and address. इक्वलिटी को स्पीच और एड्रेस यानी आचार व्यवहार के द्वारा लागू करने की कोशिश की गई। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। Instead of the traditional monsieur, sir, and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne, citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. अब पुरुष के लिए मॉन्ज्यूर और महिलाओं के लिए मादाम शब्द का प्रयोग बंद हो गया और उसके जगह पुरुष के लिए सितोयन और महिलाओं के लिए सितोयीन शब्द का इस्तेमाल होने लगा। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उसकी जगह बैरिक्स और ऑफिसेज बनाए गए। परंपरागत मॉन्ज्यूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन एवं सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबस्पियर इतनी कठोरता से चीजों को लागू कर रहा था कि उसके खुद के सपोर्टर्स मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. फाइनली 1794 में कोर्ट ने उसे ही दोषी पाया और उसे अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसे गिलोटिन की सजा दी गई। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट allowed the wealthier middle classes to seize power. जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरते ही वेल्दियर मिडिल क्लास को मौका मिल गया कि वो पावर को सीज कर ले, मतलब अब सत्ता उनके हाथ में आ गई। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नए संविधान के तहत जिनके पास संपत्ति नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, वे अब वोट नहीं डाल सकते थे। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. इस नए संविधान में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई और एक डायरेक्टरी को भी अपॉइंट किया गया जिसमें 5 मेंबर्स थे। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। दिस वॉज मेंट एज अ सेफगार्ड against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. ये इसलिए किया गया था ताकि पावर का कंसंट्रेशन किसी एक के हाथ में ना रहे, जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. लेकिन अक्सर डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में क्लैश हो जाता था
फिर काउंसिल डायरेक्टर्स को डिसमिस करने का प्रयास करती थी, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। The political instability of the Directory paved the way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्ट। इन क्लैशेस के वजह से एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसने एक मिलिटरी डिक्टेटर का रास्ता तैयार किया। इस मिलिटरी डिक्टेटर का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. देखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे थे, बट जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स थे, वे फ्रांस के साथ साथ यूरोप के बाकी देशों को भी इंस्पायर कर रहे थे और इन्हीं से मोटिवेट होके पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे थे। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। द रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिल देसमोलिन wrote the following in 1793. He was executed shortly after during the reign of terror. क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेजमोलिन ने सन 1793 में ये लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. उन्होंने लिखा, कुछ लोग मानते हैं कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जिसे मैच्योर होने के लिए डिसिप्लिन के फेज से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। क्वाइट द ऑपोजिट, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वलिटी, जस्टिस, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। लेकिन सच इसके विपरीत है। लिबर्टी तो हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। ये अधिकारों का घोषणा पत्र है। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय गिलोटिनिंग देम। हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? यहां पे रॉबस्पियर को एड्रेस किया जा रहा है। वुड इट बी पॉसिबल to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? On 7 February 1794, Robespierre made a speech at the convention, which was then carried by the newspaper Le Moniteur Universel. Here is an extract from it. 7 फरवरी 1794 को रॉबस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश। टू एस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, टू अचीव the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny. रॉबस्पियर ने कहा कि डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने और उसे कंसोलिडेट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के द्वारा
पीसफुल रूल के लिए सबसे पहले लिबर्टी के खिलाफ टिरेनी की जंग जो चल रही है उसे खत्म करना होगा। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। We must annihilate the enemies of the Republic at home and abroad, or else we shall perish. In time of revolution, a democratic government may rely on terror. उसने कहा, हमें रिपब्लिक के दुश्मनों को, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, उन्हें नष्ट करना होगा, नहीं तो वे हमें नष्ट कर देंगे। रिवॉल्यूशन के वक्त एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेरर का सहारा ले सकती है। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। टेरर इज नथिंग बट जस्टिस, स्विफ्ट, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल, एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। उसका कहना था कि टेरर से ही हमें स्विफ्ट जस्टिस प्राप्त होगा और टेरर का यूज फादरलैंड के जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनमय न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। टेरर का यूज करके दुश्मनों को नष्ट करना रिपब्लिक के फाउंडर का अधिकार है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. महिलाएं शुरुआत से ही फ्रांस में चल रहे इवेंट्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, जिन इवेंट्स के चलते फ्रांस में चेंजेस आने शुरू हुए थे। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम करेगी, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. थर्ड एस्टेट की ज्यादातर महिलाओं को काम करना पड़ता था। वे कपड़ों की सिलाई करती थी, धुलाई करती थी, फल फूल बेचती थी, मार्केट में फल सब्जियां बेचती थी, संपन्न घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करती थी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। मोस्ट women did not have access to education और जॉब ट्रेनिंग। ज्यादातर महिलाओं के पास एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं था। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. सिर्फ नोबल्स या थर्ड एस्टेट के संपन्न घरों की लड़कियां ही पढ़ लिख पाती थी कॉन्वेंट में। फिर उनकी एजुकेशन पूरी होने के बाद
उनकी शादी कर दी जाती थी। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. जो महिलाएं काम करती थी, उन्हें भी अपने घरों की देखभाल करनी होती थी। खाना बनाना होता था, पानी लाना होता था, लाइन में लग के ब्रेड खरीदना होता था, बच्चों की देखभाल करनी होती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मेन। महिलाओं को पुरुषों से कम वेजेस मिलते थे। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट्स, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर शुरू किए ताकि उनके इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। About 60 women's clubs came up in different French cities. लगभग 60 वुमेन क्लब्स फ्रेंच सिटीज में अस्तित्व में आए। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. महिलाओं की एक डिमांड ये थी कि महिलाओं को भी पुरुषों जैसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को पैसिव सिटीजन बना दिया गया था, मतलब उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस बात पे वे काफी निराश हुई थीं। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने वोट डालने का अधिकार मांगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मांगा, पॉलिटिकल ऑफिस में पोस्ट संभालने का अधिकार मांगा। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट्स बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त होंगे तभी सरकार में उनके इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा और उनके लिए काम किया जा सकेगा। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्ड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के शुरुआती सालों में सरकार ने लॉज इंट्रोड्यूस किए जिससे महिलाओं की लाइफ में थोड़े बहुत सुधार आए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्टेट स्कूल्स की स्थापना के बाद सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दिया गया। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law.
अब लड़कियों के पिता लड़कियों को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज को सिविल लॉ के अंतर्गत रजिस्टर किया जाने लगा। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया और डाइवोर्स के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते थे। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट्स और रन स्मॉल बिजनेस। महिलाएं अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, छोटा मोटा बिजनेस चला सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन महिलाओं का जो संघर्ष था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो चलता रहा। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. रेन ऑफ टेरर के पीरियड में महिलाओं के क्लब्स को बंद कर दिया गया और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। Many prominent women were arrested and a number of them executed. इस दौरान कई जानी मानी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के मुद्दे को लेकर अगले 200 सालों तक वुमेन मूवमेंट्स होते रहे। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफराज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। वोटिंग राइट्स को लेकर लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में इंटरनेशनल सफराज मूवमेंट्स शुरू हुए। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. 1946 में फाइनली फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 का पार्ट 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।